अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक लाया हूँ फेडरल बोर्ड 9 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी या बोहर्स एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा एसएलओज बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाता हूँ। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी या बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बात तो ये बनता है कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया तो इसमें कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, डीमेरिट्स थे या डिफेक्ट्स थे। अब बोहर को क्या ज़रूरत पड़ रहा है कि वो एटॉमिक मॉडल पेश कर रहा है, तो इस वजह से पेश कर रहा है कि वो जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में दो लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स या डिमेरिट्स या डिफेक्ट्स थे, वो अपने इस एटॉमिक मॉडल में उसका आंसर दे रहा है और उसकी डिफेक्ट्स को एटॉमिक मॉडल से एलिमिनेट कर रहा है। तो सबसे पहला जो पर्पज़ है किस चीज़ का, बोहर एटॉमिक मॉडल का, आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बोहर एटॉमिक मॉडल एक्चुअली क्या फोकस करता है। तो इट फोकसेस द डिफेक्ट्स या लिमिटेशंस या डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो नील बोहर जो है इन 1930 में उसने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो 5 हैं। तो इसमें से जो पहला पोस्टुलेट है या पॉइंट्स है वो ये है कि बोहर कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ्स में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कौन कह रहा है? बोहर कह रहा है। ये बात तो उसने भी कर ली थी रदरफोर्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन बोहर जो है इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा करता है, एडिशन करता है। वो कौन सा है? वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सही है, तो वो जो सर्कुलर पाथ्स है जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, फिक्स्ड है। यानी बोहर ने भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो पॉइंट्स थे उसने क्या किया, इसको कोड किया है। लेकिन इसमें उसने पहली बात एक इजाफा किया है फिक्स्ड एनर्जी का, कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। बाकी सारा वही है, लेकिन इसने वर्ड फिक्स्ड एनर्जी का इजाफा कर दिया है। आया समझ? तो देयर फॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, यानी ये जो ऑर्बिट्स है इसको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। आया समझना? यानी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये बात रदरफोर्ड ने भी बताई थी। लेकिन ये कह रहा है ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या है, फिक्स्ड। ये बात इसने नहीं की थी, ये रदरफोर्ड ने नहीं की थी। अब ये बोहर हमें बता रहा है। तो इसी वजह से आपके पास जो ऑर्बिट्स है इसको हम क्या नाम देंगे, एनर्जी लेवल्स। यानी इसकी एनर्जी डिफरेंट है तो इसकी एनर्जी का जो लेवल है वो भी क्या है, वो डिफरेंट है। तो ये पहली पॉइंट है किस चीज़ का, बोहर एटॉमिक मॉडल का। अच्छा, दूसरी पॉइंट वो एक्सप्लेन कर रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एटम है, एटम के ये सर्कुलर पाथ्स यानी ऑर्बिट्स हैं। ये आपके पास पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा है, और इस तरह ऑनवर्ड चौथा पांचवा भी होता है। अब ऑर्बिट्स में कौन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी बोल रहा है कि जितना बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर। मतलब देख ले क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये पहले शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये इसके बीच में डिस्टेंस है, नंबर 1। ये न्यूक्लियस है, ये दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये इसका डिस्टेंस हो गया। ये न्यूक्लियस है, ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये इसके बीच में डिस्टेंस हो गया। मतलब न्यूक्लियस और
जिस शेल में इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस r जो है वो ज़्यादा है, उतना ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो थर्ड शेल का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो एज कम्पेयर टू सेकेंड शेल एंड एज कम्पेयर टू फर्स्ट शेल क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियस। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ये इधर ऐड कर दें। जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना ही उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। द फर्दर द इलेक्ट्रॉन द हायर विल बी इट्स एनर्जी। जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा, फर्दर होगा, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है जो कि सेकेंड शेल में है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल। फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करे, तब वो जंप लगाएगा हायर ऑर्बिट में। कब? जब वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तब वो जाएगा हायर ऑर्बिट में। आया समझ? और वापस हायर ऑर्बिट से वो जंप लगाएगा या फॉल करेगा लोअर ऑर्बिट में या लोअर लेवल में, जब वो एनर्जी को क्या करे, रिलीज करे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये जब एनर्जी को आउटसाइड रिलीज करता है, तब वो हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा। अगर वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तब वो लोअर से हायर में जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल जम्प्स टू हायर ऑर्बिट व्हेन इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड विल एमिट एनर्जी, और फिर वो एनर्जी को एमिट करता है यानी रिलीज करता है व्हेन फॉल टू लोअर ऑर्बिट, जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा। मतलब ये हायर इस वजह से क्योंकि ये थर्ड शेल है, और ये लोअर इस वजह से क्योंकि ये सेकेंड शेल है। तो शेल को हम यानी शेल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अगर शेल 1 है तो एन इसका 1 है, अगर शेल 2 है तो एन इसका 2 है, अगर शेल 3 है तो एन नंबर इसका 3 है। तो ये तीसरा पॉइंट है किस चीज़ का, बोहर एटॉमिक मॉडल का। अच्छा, तो एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आपके बुक का चौथा पॉइंट है, आपके बुक का जो चौथा पॉइंट है वो बोर्ड पर है तीसरा पॉइंट, और आपके बुक का जो पांचवा पॉइंट है वो बोर्ड पर है, यानी मेरा वो चौथा पॉइंट है, और आपके बुक का जो तीसरा पॉइंट होगा वो मेरा पांचवा पॉइंट होगा। आया समझ? इस वजह से क्योंकि ये जो शुरू के हैं, मतलब जो मैं एक सीक्वेंस से जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स थोड़े वो है आसान है समझने में, तो मैंने पहले वो पॉइंट्स पहले लिख लिए, आपके लिए वो पहले आसान है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि द एनर्जी एमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स। मतलब देखो, मैंने अब लोगों को कहा कि इलेक्ट्रॉन जो लोअर ऑर्बिट में होता है, अगर वो जंप लगाता है हायर ऑर्बिट में, तब उसने एनर्जी को आउटसाइड से क्या करनी है, उसने एब्जॉर्ब करनी है। तो एब्जॉर्ब कर लिया तो वो हायर ऑर्बिट में चला गया। अब फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन को जो कि सेकेंड शेल में है, इस इलेक्ट्रॉन को 5 जॉल एनर्जी जो है इसको एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है। कितनी? 5 जॉल एनर्जी। अब इसने 5 जॉल एनर्जी इधर एब्जॉर्ब करके इस ऑर्बिट तक तो आ गया। अब अगर वो वापस थर्ड से सेकेंड शेल में आ रहा है, तो वो जो 5 जॉल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया था, उस एनर्जी को इसने क्या करना है, इमिट करना है। आया समझ? अब देख लो एक और पॉइंट, ये तो हो गई ये, यानी 5 जॉल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली जंप लगाने के लिए लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में। अगर वो चाहे कि हायर से वापस लोअर में आ जाए, तो फिर उतनी एनर्जी जो कि उसने जाने के लिए एब्जॉर्ब की थी, उसको उसने इमिट करना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो इधर वापस क्या हो रहा है, वो फॉल करेगा सेकेंड ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट में, तो उस वक्त वो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। तो ये जो इस पॉइंट में उसने जो एनर्जी इमिट करने की बात की है, ये इस इलेक्ट्रॉन जो कि
हायर ऑर्बिट से लोअर में जा रहे हैं उस वक्त जो एनर्जी एमिट कर रहा है उसकी बात हो रही। अब कह रहा है कि वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा, जब वो एनर्जी को एमिट करता है, ये हमेशा उस शेल्स या ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा जिसमें वो फॉल करता है, जिससे वो फॉल करता है, सही है, वो इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा। अब देख ले, इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे। अब फॉर एग्जांपल ये जो लोअर ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, इसकी एनर्जी है फॉर एग्जांपल 15 जॉल। कितनी है? 15 जॉल है। और जो थर्ड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल 20 जॉल है। अब ये जो ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट, इसको मैं E2 लिखूंगा और इस थर्ड ऑर्बिट को मैं E3 लिखूंगा। E आपके पास क्या है? 2 जो है ये आपके पास सेकेंड शेल है, E जो है इसकी एनर्जी है। 3 जो है ये आपके पास थर्ड ऑर्बिट है, E इसकी एनर्जी है। अब देख ले, मैंने अब क्या करना है, मैंने अब एक फार्मूला बनाना है। वो कौन सी है कि चेंज इन एनर्जी डिफरेंस, चेंज इन एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू E3 माइनस E2। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट से क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट में। तो फॉल करने के बाद इसने एनर्जी को क्या करना है? इमिट करना है। तो आपके पास जो थर्ड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी कितनी है? 20 जॉल है। और जो सेकेंड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी कितनी है? 15 जॉल है। सही है। तो चेंज इन एनर्जी जो है वो या डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट जो है ये किसके इक्वल हो गया? तो 20 माइनस 15, तो ये आपके पास बन गया 15 जॉल, सॉरी 5 जॉल। जब हम 20 से 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बना? 5 जॉल बन गया। तो इधर आप देख सकते हो ये जो E3 और E2 के बीच का जो डिफरेंस हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया? वो हमारे पास 5 जॉल आया था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा रहा था तब भी उसने कितना एनर्जी इमिट किया था या रिलीज किया था? वो भी 5 जॉल इसने इमिट किया था या इसने रिलीज किया था। तो आपको यही इस पॉइंट में समझाया जा रहा है कि द एनर्जी इमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट। यानी E3 और E2 आपके पास दो ऑर्बिट्स हैं, इसके बीच का यानी इसके बिटवीन का जो एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 है। तो ये जो 5 इसके एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है ये हमेशा उस एनर्जी के इक्वल होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में फॉल करता है। तो ये भी 5 जॉल है, ये भी 5 जॉल है। तो आपके पास ये चौथा पॉइंट आपको ये समझा रहा है। पांचवा पॉइंट इसका ये है। पांचवा पॉइंट समझने से पहले हमने एक कंसेप्ट क्लियर करना है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है इसी को मोमेंटम कहते हैं। तो डिफाइन किस तरह करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या मतलब? एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाइक है जो कि 50 kg उसका मास है, एक्चुअल में तो होता नहीं है, खैर आप कंसिडर कर दें 50 kg इसका मास है और वो 10 मीटर का डिस्टेंस एक सेकंड में वो क्या करता है? वो जा रहा है और वो 10 मीटर का डिस्टेंस एक सेकंड में कवर कर रहे हैं। तो 50 और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा 500 और kg अपनी जगह पर, मीटर सेकंड अपनी जगह पर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अब क्या बना? 500 kg मीटर पर सेकंड बना। तो ये क्या हो गया? ये इसका मास हो गया, मोमेंटम हो गया। अब देख ले, अब अब मोमेंटम की 2 टाइप्स है, एक है लीनियर मोमेंटम, एक है एंगुलर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम वो है जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो उस वक्त जो इसका मोमेंटम आता है इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है जो कि जा रहा है सर्कुलर पाथ्स में, वो और रोटेट कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ्स में रोटेट करने के दौरान एक तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी है और एक ख़ास स्पीड से जा रहा है, सही है। तो और न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस r भी मौजूद है। तो इसका जो मोमेंटम है, अब ये तो लीनियर नहीं जा रहा है, ये तो स्ट्रेट नहीं जा रहा है, बल्कि वो रोटेट करके जा रहा है।
तो इसका भी मोमेंटम तो बन रहा है, तो इस वक्त इसके मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। आया समझ? जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी जा रहा हो तो इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, और अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है और उसका मोमेंटम है तो इसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अच्छा, अभी आपको इधर समझा रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑर्बिट में सिर्फ रिवॉल्व कर रहे होंगे फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो किसी भी एंटीजर का मल्टीपल हो, किसी भी एंटीजर उसका एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो किसका मल्टीपल हो, वो h/2 का हो। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो, वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। h/2 का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब देख ले, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास है ये फर्स्ट ऑर्बिट है। कौन सा वाला, ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्बिट। अब इस फर्स्ट ऑर्बिट का जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो क्या है, 1h/2π है। सेकेंड ऑर्बिट जो है, ये आपके पास सेकेंड ऑर्बिट है, इसका जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो क्या है, वो 2h/2π है। तो इसी तरह हमारे पास एक थर्ड ऑर्बिट भी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ये थर्ड ऑर्बिट, इधर मैं ड्रा कर रहा हूँ, मतलब ये एटम है, इसका थर्ड ऑर्बिट, इसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, 3h/2π। मतलब ये है, यानी पहले शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है इसका इंटीग्रल मल्टीपल 1h/2π है, तो वो इस सेकेंड ऑर्बिट में फिर वो रिवॉल्व नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। और जो आपके पास सेकेंड ऑर्बिट है उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, 2h/2π है, तो वो फिर थर्ड में वो रिवॉल्व नहीं कर सकता है। इस तरह आपके पास सीक्वेंस के साथ जो 3 है वो फिर फोर्थ में रिवॉल्व नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। आया समझ? तो यहाँ पर ये जो h है ये वाला, ये क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिसकी वैल्यू है आपके पास h की वैल्यू है वो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। तो ये हमारे पास था बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, इसमें जब हम आगे जाएंगे फर्दर स्टडीज़ में, तो वो फिर जो लाइन स्पेक्ट्रम था किस चीज़ का, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन न कर सका, लाइन स्पेक्ट्रम को भी कौन एक्सप्लेन करता है, वो बोहर एक्सप्लेन करता है। तो बोहर का जो एक्चुअल में फोकस है वो क्या है, वो उस डिफेक्ट्स को जो कि किसके एटॉमिक मॉडल में थे, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में थे, इसको वो एक्सप्लेन करता है। तो होप यू आर एंजॉइंग माय लेक्चर्स एंड आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर अगर समझ आ जाए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है और आप लोगों को इससे न कुछ नुकसान पहुंचेगा, तो सिर्फ वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। थैंक यू।